आपको शायद पता होगा नट्टी पट्टी केव इंसिडेंट प्रोबेबली मोस्ट फेमस और मोस्ट हॉरिबल केव इंसिडेंट है ऑफ ऑल टाइम। लेकिन आपको पता है 40 साल पहले इसी तरह ऑलमोस्ट सिमिलर इंसिडेंट हमें देखने को मिला था, इतना ही हॉरिबल, वाइल्ड कैट केव डिजास्टर में। 5 अक्टूबर 1965। सो क्लीवलैंड में एक केव है, वाइल्ड कैट केव, जिसका एंट्रेंस एग्जैक्ट माउथ की तरह दिखता है और ये हिंगले रिजर्वेशन के अंडर बिलोंग करती है। कोइंसिडेंटली मॉरिस बेजोल्ट की बस केव के पास के रोड से गुजर रही थी। इंटरेस्टिंगली मॉरिस इस केव को पिछले कई बार विजिट कर चुका था और इसी बहाने इसे आज मौका मिल जाता है दोबारा विजिट करने का। और आज की मौसम भी अच्छी थी तो इसके लिए आज परफेक्ट दिन थी। वो अपने 2 दोस्तों के साथ बिना किसी को बताए हुए केव के एंट्रेंस के पास आ जाते हैं और इस बार इनका प्लान था केव के उतने गहराई में जाने का जहाँ वो पहले कभी न गए हों। वो उस केव के अंदर घुसते हैं एंड ऑब्वियसली केव बहुत छोटी थी तो वो अपने घुटनों पर चलकर आगे जा रहे थे, वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। केव के सरफेस पर चारों तरफ से लाइमस्टोन की रेजर शार्प नुकीले पत्थर निकले हुए थे और जिस तरह से वो आगे जा रहे थे अंदर ठंड बढ़ते जा रही थी और अब तक केव एंट्रेंस से रोशनी आना भी बंद हो चुकी थी, यानी पिच ब्लैक। वो केव में 80 फीट आगे जाना चाह रहे थे जहाँ एक मिस्टीरियस चेम्बर मिलने वाला था और वहाँ से इसे टर्न होने का मौका मिलता और वहाँ से वो वापस आ सकते थे। जस्ट 35 फीट आगे वो एक पॉइंट पर पहुंचता है जहां एक बड़ा लीनिंग स्टोन पड़ा था जिससे वो पैसेज और भी छोटी हो जाती है, सिर्फ 12 इंच की। कॉन्टेक्स्ट में बताया तो एक ऑफिस साइज लैपटॉप स्क्रीन जितनी बड़ी होती है, बिल्कुल उतनी। हालांकि मॉरिस यहाँ ऑलरेडी आ चुका था तो वो कॉन्फिडेंट था। वो उस पॉइंट को विगल करके क्रॉस कर लेता है जहाँ वो कुछ इस तरह दिखने वाला था। इसके बॉडी पर कट्स और स्क्रैचेज आ रहे थे पर वो इग्नोर करते हुए आगे बढ़ रहा था। लेकिन गलती ये होती है कि वो लीनिंग स्टोन से यहाँ लेफ्ट की तरफ चला जाता है, एक बहुत बड़ी गलती, क्योंकि ये कोई पैसेज नहीं था बल्कि एक क्रेविस था, केव के अंदर एक लंबी दरार। और तब तक मॉरिस अपने दोस्तों से भी अलग हो चुका था। मॉरिस को एक्चुअली पता नहीं था वो गलत रास्ते में है। वो स्लैंट 15 डिग्री डाउनवर्ड डायरेक्शन में आगे जा रहा था। यहाँ वो सिर्फ अपने पैर का ही इस्तेमाल कर सकता था और जिस तरह से वो आगे जा रहा था वो स्पेस टाइटर से और टाइटर होते जा रही थी। अब तक इसे पैनिक अटैक भी आने लग रही थी लेकिन वो स्पेस इतनी बड़ी नहीं थी कि वो वापस लौट सके। वो एक पॉइंट तक पहुँचता है जहाँ और छोटी स्पेस आती है, जहाँ क्रेविस के दोनों साइड बोल्डर पड़े थे, बड़े बड़े पत्थर। मॉरिस के पास एक ही रास्ता था कि वो इस स्पेस को क्रॉस करे और शायद ये स्पेस के आगे वो मिस्टीरियस चेम्बर से मिल जाए जहाँ से वो वापस आ सकता है। वो पहले गहरी सांसें लेता है और उस स्लिपरी क्रैक में घुस जाता है। घुसकर विगल करते हुए वो आगे बढ़ ही रहा था कि सडनली वो बोल्डर इसकी तरफ शिफ्ट हो जाती है और इसे दीवार के अगेंस्ट दबाने लगती है। वो विगल करके थोड़ा और आगे जाने की कोशिश करता है एंड देन सडनली वो दोनों बोल्डर इसे और तेजी से प्रेस करने लगती है। फाइनली मॉरिस देखता है कि सामने एक डेड एंड है, आगे कोई रास्ता नहीं है और वो यहाँ जरा भी हिल रहा था तो वो पत्थर इसे और टाइटली पकड़ लेती और इसे दर्द होने लगती। मॉरिस को रियलाइज हो चुका था कि वो एक अपसाइड डाउन पोजीशन में फंस चुका है, वो भी पूरे अंधेरे केव में, वो भी जमीन के 60 फीट की गहराई में। बिल्कुल उसी तरह जैसे जॉन जोन्स अपसाइड डाउन पोजीशन में अटके हुए रहते हैं 27 घंटों तक और आखिर में 27 घंटे बाद उन्हें हार्ट अटैक आ जाती है। मॉरिस की आंखों से आंसू आ रही थी। वो विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वो इस जगह में फंस चुका है। इस पोजीशन में इसके लिए प्रॉपर सांस लेना भी मुश्किल था। इसके पैर मूव हो सकते थे जबकि इसके दोनों आर्म्स यूजलेस पोजीशन में अटके हुए थे। निकलने के मल्टीपल अटेम्प्ट किए जाते हैं बट इट वॉज इम्पॉसिबल। ग्रेविटी के अगेंस्ट वो नहीं लड़ सकता था। वो रोने लग जाता है, वो चिल्लाता है जितनी जोर से वो चिल्ला सकता था लेकिन इसकी आवाज़ कहीं नहीं पहुंच रही थी। वो कम्प्लीटली हेल्पलेस था। किसी रेस्क्यूअर के लिए भी इसे ढूंढ पाना बेहद मुश्किल था। वो घंटों तक ऐसे ही अटका हुआ रहा था। So hello everyone, this is Maruf and you are watching the horrifying story of Wild Cat Cave Disaster. So मॉरिस बेजोल्ट एक वाइब्रेंट यंग बच्चा था, जस्ट 5.7 हाइट एंड 49 kg का, जिसकी 10 साल पहले ही उसकी पूरी दुनिया बदल चुकी थी जब उसके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो जाता है। दोनों भाई मॉरिस और डोनाल्ड आगे की लाइफ अकेले गुजारते हैं। वो फॉस्टर होम में रह रहे थे जहाँ ऑर्फन बच्चे रहते हैं। दोनों भाई का आपस में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था और दोनों का प्लान था साथ में एक कंपनी बनाने का और अपनी फैमिली शुरू करने का। पर्सनैलिटी वाइज मॉरिस स्किनी और इंट्रोवर्टेड लड़का था और इसके पेरेंट्स का डाइवोर्स का इस पर मेंटली काफी असर पड़ा था। आखिर में दोनों सेटल हो जाते हैं मेथोडिस्ट चिल्ड्रंस होम में जहाँ बच्चों को सोशलाइज होने के लिए सिखाया जाता है और थेरेपी वगैरह दी जाती है। 13 साल की उम्र से ही मॉरिस को बुरी लत लगी थी स्मोकिंग की और वो दोस्तों के साथ रेगुलर स्मोक किया करता था, जबकि मेथोडिस्ट चिल्ड्रंस होम में स्मोकिंग हाईली प्रोहिबिटेड थी। थैंकफुली बच्चों को एक बेस्ट सूटेड प्लेस मिल जाता है जहाँ वो आराम से स्मोक कर सकते थे, वाइल्ड कैट केव की जगह पर। वाइल्ड कैट केव लोकेटेड थी एक पीसफुल आइसोलेटेड जगह पर
ओवर द ईयर्स ये केव क्रिमिनल के छुपने के लिए बेस्ट हाइडिंग प्लेस था। इनफैक्ट 19th सेंचुरी में यहाँ चोर और स्लेव्स जो अपने मालिक से भागे हुए रहते थे वो भी इस जगह को अपना ठिकाना बनाया करते थे। हालांकि मॉरिस और उसके दोस्त यहाँ स्मोक करने के लिए रेगुलर आते थे, लेकिन कोई भी केव की इतनी गहराई में नहीं जाता था क्योंकि बच्चों को मानना था कि ये केव हॉन्टेड है। और आपको पता है ये केव कितना डेंजरस है। एक बार मॉरिस केव के अंदर गया भी था और इनफैक्ट वो केव के अंदर भुला भी गया था। थैंकफुली उसे कुछ नहीं होता, वो सही सलामत मिल जाता है। सो मॉरिस के अंदर गए हुए 2 घंटे बीत चुके थे और इसके बाहर आने के कोई भी आसार नजर नहीं आ रहे थे। दोनों दोस्तों को घबराहट होने लगती है और वो जाकर बस में अपने टीचर को बताते हैं। उन्हीं 3 टीचर में से एक टीचर थे विलियम पावेल और वो ये सुनकर केव के पास आते हैं। विलियम एंड दोनों लड़के केव के अंदर घुसते हैं मॉरिस को खोजने के लिए। सरप्राइजिंगली विलियम का वेट और हाइट भी मॉरिस जितना ही था, जिसके कारण उन्हें केव में खोजने में आसानी हो रही थी। बट केव के अंदर मल्टीपल छोटे छोटे पैसेजेस क्रेविसेस थे, वो सभी के अंदर घुसते हैं जितनी गहराई में वो सेफली जा सकते थे। लेकिन मॉरिस को उस अंधेरे केव में खोजना कहीं ज्यादा मुश्किल था। एक क्रेविस थी जिसमें से मॉरिस के चिल्लाने की आवाज कंटिन्यू आ रही थी। विलियम उस आवाज को पीछा करते हुए वो उस क्रेविस में घुसते हैं एंड स्लोली वो उसके क्लोज पहुंचते हैं। पर प्रॉब्लम ये थी कि विलियम मॉरिस को जाकर देख तो पा रहे थे बट वो उसके क्लोज नहीं जा सकते थे बिकॉज क्रेविस इस पॉइंट तक कहीं ज्यादा नैरो हो चुकी थी। वो मॉरिस के 10 फीट की दूरी तक ही पहुंच सकते थे। विलियम के लिए उसके क्लोज जाना इम्पॉसिबल था। वो हेल्पलेस थे, वो कुछ नहीं कर सकते थे। वो मॉरिस के सिर्फ पैर को ही देख पा रहे थे क्योंकि इसके लिए वही सिर्फ विजिबल था। वो मजबूरन फायर फाइटर की टीम को बुलाते हैं रेस्क्यू के लिए। फायर फाइटर का प्लान सिंपल था, वो सबसे पहले मॉरिस को कंफर्टेबल करेंगे क्योंकि मॉरिस अंदर में पैनिक हो रहा था। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, रेस्क्यू के लिए मॉरिस को कॉन्शियस होना बेहद जरूरी था। वो सबसे पहले एक पर्सन को मॉरिस के पास भेजते हैं जो अपनी बातों से उसे उलझा कर रखे और उसे रिलैक्स करने की कोशिश करे। फायर डिपार्टमेंट के आने के बाद भी वो रेस्क्यू में कुछ खास अलग नहीं कर रहे थे, जबकि उन्हें थोड़ा क्रिएटिव होना था। मॉरिस के रेस्क्यू के लिए उनके पास 2 ऑप्शन थे। पहला कि मॉरिस को रस्सी से खींचकर बाहर निकाला जाए और दूसरा केव के ऊपर ड्रिल करके एक नई होल बनाई जाए। लेकिन दूसरा ऑप्शन बेहद बेकार था क्योंकि क्रेविस की फ्लोर काफी कमजोर थी। अगर ड्रिल करते तो पूरी केव कोलैप्स हो सकती थी। फिलहाल के लिए वो कम से कम केव के अंदर जगह जगह पर लाइट बल्ब लगा देते हैं जिससे रेस्क्यूअर को रोशनी मिले, प्लस वो अंदर में हीटर भी लगाते हैं जिससे एटलीस्ट थोड़ी सी मॉरिस को गर्माहट मिल सके। और उससे भी इम्पोर्टेंट, मॉरिस को ऑक्सीजन चाहिए था तो वो एक पतली ऑक्सीजन पाइप लगाते हैं मॉरिस के क्रेविस में। शाम के 6 बज चुके थे और उसको उल्टा लटके हुए 6 घंटे भी हो चुके थे। उसके इस पोजीशन में रहने से इसकी कंडीशन बिगड़ रही थी। वो रिलैक्स नहीं रह पा रहा था, वो एग्रेसिव हो रहा था। इट वॉज लाइक आई कांट एक्सप्लेन वो सिचुएशन कैसा होगा। वो भूखा था लंबे समय से, इसे खाना पानी नहीं मिल पा रहा था और इसके ब्रीदिंग में भी इशू आ रही थी। केव के बाहर धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही थी एंड एट सम पॉइंट इट्स न्यूज एक्सप्लोडेड। पूरे यूएसए में ये स्टोरी फैल चुका था। बाहर शहर से लोग इस रेस्क्यू ऑपरेशन को देखने आ रहे थे। इमरजेंसी पर्सोनल, रिपोर्टर्स, लोकल्स इंक्लूडिंग सैल्वेशन आर्मी और अमेरिकन रेड क्रॉस आर्मी भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन को देखने आए थे एंड सपोर्ट कर रहे थे। केव के अंदर मॉरिस को कोई भी आइडिया नहीं था वो देश के अंदर कितना फेमस हो चुका है। रेडियो एंड टेलीविजन में सिर्फ इसके ही न्यूज चल रही थी क्योंकि ऑब्वियसली ये यूएसए में 2nd टाइम हो रहा था आफ्टर फ्लॉयड कॉलिंस इन 1925। हालांकि फ्लॉयड कॉलिंस तो मर गया था। लेट्स सी इसमें देखते क्या होता है। फायर फाइटर को अब थोड़ा क्रिएटिव होना था एंड वो होते भी है। वो रेडियो से एक अनाउंसमेंट करवाते हैं, इफ यू आर इन दिस सिटी, स्मॉल इन बॉडी साइज एंड हैव मिनिमल क्लॉस्ट्रोफोबिया, देन प्लीज कम टू इंग्लिश रिजर्वेशन इमीडिएटली। एवलिन पिंकी 5.2 हाइट एंड 36 kg। वो अनाउंसमेंट सुनकर यहाँ आई थी। पिंकी की हाइट और वेट फायर फाइटर के अकॉर्डिंग परफेक्ट थी अंदर जाने के लिए। वो उस क्रेविस के अंदर जाती है और मॉरिस के पास पहुंचती है, लेकिन उससे पहले वो अपने पैर में एक रस्सी बांधकर अंदर गई थी इन केस अगर वो ना अटक जाए। लेकिन पता है यहाँ एक प्रॉब्लम है, जो पर्सन साइज में छोटा और वेट में कम होगा वो लाइकली था कि उसके पास उतनी स्ट्रेंथ नहीं होगी, वो उतना स्ट्रांग नहीं होगी कि वो मॉरिस को खींच सके। लेकिन इससे भी बुरा, पिंकी सिर्फ मॉरिस के 5 फीट तक ही क्लोज पहुंच पाती है और यहाँ अगर इसे भी सफोकेशन हो रही थी। फिलहाल के लिए वो मॉरिस को बचा तो नहीं सकती थी, लेकिन स्टिल वो यहाँ 3 घंटे तक रुकती है मॉरिस को कंपनी देने के लिए, उसे इनकरेज करने के लिए। केव के बाहर भीड़ में एक कर्टिस पेक नाम का भी पर्सन था एंड इसका आइडिया था कि पूरे केव रूट में पुल्ली सिस्टम इंस्टॉल की जाए जिससे मॉरिस को इजीली खींचा जा सकता है। लेकिन कैसे, अगर रस्सी मॉरिस के पैर में बंध ही नहीं पा रहा है तो पुल्ली सिस्टम को इंस्टॉल करने का क्या लॉजिक है। इन माई ओपिनियन ये अच्छा आइडिया था, कुछ ना करने से तो बेहतर ही था। बट स्टिल फायर फाइटर पूरे केव रूट में पुल्ली सिस्टम इंस्टॉल करना शुरू करते हैं। पुल्ली सिस्टम के टूल को केव के नैरो पैसेज में लेकर अंदर जाना, देन एक बार में एक ही पर्सन अंदर जा सकता है एंड अंदर जाकर फिर ड्रिल करना, ये चीजें टाइम कंज्यूमिंग थी। जॉन जोन्स की तरह मॉरिस के हार्ट भी काफी स्ट्रगल फेस कर रही थी ब्लड पंप करने में थ्रू आउट द बॉडी। मॉरिस अपसाइड डाउन पोजीशन में था तो जाहिर सी बात थी इसके पैर तक ब्लड पहुंचना मुश्किल थी। इसके पैर अब सुन्न पड़ने लगे थे, इसके दोनों हाथ एक यूजलेस पोजीशन में अटके हुए थे, प्लस उसे ठंड भी लग रही थी एंड और भी बहुत कुछ।
रात के 11 बजे फाइनली मॉरिस की फैमिली वहाँ आती है। हालांकि उन्हें यहाँ पहले ही आ जाना चाहिए था, बट उन्हें इसकी खबर किसी पुलिस वाले या स्कूल वाले ने नहीं दी थी, बल्कि उन्हें इसकी खबर रेडियो से मिली थी। तब वो यहाँ आए। मॉरिस अपसाइड डाउन पोजीशन में रहकर एग्जॉस्ट हो चुका था। इसी दौरान छोटे साइज के लोग अंदर क्रेविस में घुसने की भी कोशिश कर रहे थे। एक काइंड ऑफ सभी सिर्फ विजिटर्स थे, कोई काम के नहीं थे। सभी बच्चे को सिर्फ इनकरेज करके जा रहे थे। मॉरिस का हालत बुरा हो चुका था, वो अपना कॉन्शियस खो रहा था। रेस्क्यूअर इसे जगाए रखने के लिए इससे रेगुलर बात कर रहे थे और बहुत ही अजीबो गरीब सवाल पूछ रहे थे। क्या तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड है? मैं तुम्हें स्टीक डिनर कराऊंगा अगर सच बताए तो। अरे पहले निकाल तो ले भाई। वो रात भर इसी तरह बच्चे को जगा कर रखते हैं, लेकिन इनके पास कोई भी एक प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं था बच्चे को बाहर निकालने के लिए। उन्हें एक परफेक्ट इंसान की तलाश थी जो स्ट्रांग हो और छोटा हो, जो मॉरिस को खींच सके। और अब स्टोरी में एक मोड़ आता है। सुबह के 7 बज चुके थे और मॉरिस के अटके हुए 19 घंटे। क्लीवलैंड में एक पर्सन था, एंड्रयू, जिसके 2 बेटे थे, 15 साल का माइक और 13 साल का जेरी। वो घर में ऑफिस जाने की तैयारी करते हुए ब्रेकफास्ट कर रहे थे और उनकी रेडियो स्लो वॉल्यूम में बज रही थी। और जब वो रेडियो में मॉरिस की खबर सुनते हैं तो उन्हें लगता है शायद वो इसमें मदद कर सकते हैं। एक्चुअली एंड्रयू नहीं, बल्कि उनके दोनों बेटे। वो दोनों बच्चों को अपने कार में बैठाते हैं और वाइल्ड कैट केव के लिए निकल जाते हैं। दोनों माइक एंड जेरी स्किल्ड बच्चे थे, इन्हें हाइकिंग वगैरह अच्छी आती थी एंड दोनों साइज में भी छोटे थे, तो शायद ये दोनों मदद कर सके। सुबह 9 बजे तक वो केव के पास पहुंचते हैं। रेस्क्यू चीफ दोनों बच्चों से मिलते हैं और वो दोनों को देखकर थोड़ा स्केप्टिकल थे। हालांकि दोनों हाइकिंग में अच्छे थे, बट ये केव है, ये अलग चीज है। बट स्टिल वो अंदर जाने की परमिशन दे देते हैं। होप फॉर द बेस्ट। केव के अंदर मॉरिस की हालत बद से बदतर होते जा रही थी। इन्हें अब जो भी करना था जल्दी करना था। माइक के बॉडी का शेप एंड साइज भी मॉरिस बेजोल्ट जितना ही था, जिसे वो लाइकली था कि वो क्रेविस के अंदर जाकर मॉरिस के पास वो समहाउ पहुंच सकता था। और दूसरी, माइक इमोशनली और मेंटली कैपेबल था ऐसे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। प्लस इस बार इनके प्लान में कर्टिस पिक का आइडिया भी इन्वॉल्व था। तो कर्टिस ने कुछ समय पहले एक दूसरे रेस्क्यू मिशन पर काम किया था, जिसमें वो ग्लिसरीन सॉल्यूशन का इस्तेमाल कर रहे थे फॉर वेटर फ्रिक्शन। तो क्यों ना यही सेम आइडिया को यहाँ इस्तेमाल किया जाए। माइक ग्लिसरीन सॉल्यूशन को लेकर केव के अंदर घुसता है एंड स्लोली घंटों की मेहनत के बाद वो सक्सेसफुली मॉरिस के पैर के पास पहुंच पा रहे थे। अंदर में वो पूरे क्रेविस फ्लोर को ग्लिसरीन सॉल्यूशन से नहला देता है। मॉरिस के जैकेट, उसके पैर एंड एवरीथिंग जहाँ तक पॉसिबल था। प्लस वो अपने साथ 4 रस्सी लाया था। 2 रस्सी इसके पैर में बंधे थे खुद के सेफ्टी के लिए और 2 रस्सी मॉरिस को बांधने के लिए। माइक अपना सारा काम कर रहा था सिर्फ अपने एक हाथ से, क्योंकि इसका दूसरा हाथ यूजलेस पोजीशन में अटका हुआ था। एनीवे, वो मॉरिस के पैर में दोनों रस्सी को बांधता है एंड केव से बाहर आ जाता है और फिर वो रस्सी को पुल्ली सिस्टम में इंस्टॉल करता है एंड देन रेस्क्यूअर टीम को रस्सी खींचने को कहता है। मॉरिस दर्द में चिल्ला रहा था क्योंकि वो बॉल्डर इसे कहीं ज़्यादा परेशान कर रही थी। लेकिन कुछ मोमेंट बाद टू एवरीवन सरप्राइज मॉरिस अपने पोजीशन से मूव कर चुका था, वो भी 6 इंचेस तक। अनफॉर्चुनेटली इसी दौरान मॉरिस के पैर रस्सी से स्लिप कर जाती है। मॉरिस वापस नीचे गिर चुका था और इसे चोटें भी आई थी। माइक दोबारा क्रेविस में जाता है और मॉरिस के पैरों में रस्सी बांधता है एंड देन बाहर आकर पुल्ली टीम को सिग्नल देता है। थैंकफुली मॉरिस के हिप्स और राइट आर्म फ्री हो चुके थे, लेकिन इसका शोल्डर वो बॉल्डर में अभी भी अटका हुआ था। ये सब होते हुए मॉरिस को अटके हुए अभी तक 24 घंटे बीत चुके थे। मॉरिस अब एक वियर्ड पोजीशन में अटक चुका था। वो सांस नहीं ले पा रहा था क्योंकि इसके लंग्स प्रॉपर एक्सपैंड नहीं हो रहे थे। वो पैनिक कर रहा था। इसे यकीन हो गया था मैं नहीं निकल सकता, मैं यहीं मरूंगा। माइक अब तीसरी बार क्रेविस के अंदर जाता है और वो मॉरिस के पैर के साथ साथ अब वो उसके चेस्ट एरिया को भी बांधता है प्रॉपर एंड देन बाहर आकर पुल्ली टीम को खींचने का सिग्नल देता है। स्लोली वो खींचना शुरू करते हैं। मॉरिस को मल्टीपल स्क्रैचेज आ रहे थे एंड थोड़ी और मेहनत और थोड़ी और दर्द के बाद मॉरिस का शोल्डर भी अब फ्री हो चुका था। जिस तरह से मॉरिस ऊपर उठ रहा था, मॉरिस के क्रेविस धीरे धीरे वाइडन होते जा रही थी और वो फ्री हो रहा था। मॉरिस के दोनों हाथ फ्री हो चुके थे, लेकिन स्टिल वो अभी तक नंब थे। बट स्टिल वो हेल्प कर रहा था अपने दोनों हाथों से क्रेविस के अगेंस्ट पुश करने में, फॉर जस्ट ए लिटिल हेल्प। मॉरिस अब सिर्फ एक हाथ की दूरी पर था और रेस्क्यूअर उसे अपने हाथों से पकड़कर खींच लेते हैं। फाइनली 26 घंटे और 24 मिनट बाद मॉरिस उस केव से फ्री हो चुका था। मॉरिस को बचाने के लिए रेस्क्यूअर ने रातों भर कोशिश की। उसे जगाने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की। सभी के लिए ये एक पर्सनल मिशन की तरह था, जो मिशन इनका सक्सेसफुल हुआ। कई सारे अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट के बाद फाइनली जब हजारों लोग मॉरिस को केव के बाहर स्ट्रेचर पर आते हुए देखते हैं, इट वॉज लाइक दिवाली फॉर देम। दे सेलिब्रेटेड इट इनॉर्मसली। उसी में एक रेस्क्यूअर कहता है, आई एम नॉट द टाइप टू क्राई, बट इट वॉज डीपली इमोशनल मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। सरप्राइजिंगली हॉस्पिटल में मॉरिस शांत दिख रहा था। उसके हाथों और बॉडी में स्क्रैचेज आए हुए थे और जस्ट उसके चीक में एक सर्कल शेप का जख्म था। ऑल्दो इसके सभी ऑर्गन्स प्रॉपर फंक्शन कर रहे थे, ही वॉज ऑल राइट। इंटरव्यू में मॉरिस कहता है, जब मैं शुरू में केव में अटका, आई वॉज डन, मैं डर चुका था एंड स्लोली घंटे बीतते हुए मुझे यकीन हो चुकी थी कि मैं बच नहीं सकता। मैं हर प्रोग्रेस को लेकर